नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं सभी का अपने चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपके लिए कक्षा 10 गणित का 2024 का सेट 1 का आंसर लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ कि जो कक्षा 10, क्योंकि आज मैं हिंदी मीडियम को लेकर गया, कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड 2024 सेट 1। इसका कोड है बच्चों HV। इसका कोड बच्चों क्या है? HV। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर पार्ट ए की बात करता हूं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों। तो इसमें कहा गया है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। तो अगर कोई त्रिघात बहुपद होगा बच्चों, पहला पार्ट है खंड आ की बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात अगर बहुपद होगा तो इसमें चर राशि की जो अधिकतम घात होगी, चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी बेटा? 3। तो चर राशि की अधिकतम घात 3 होगी, तो जितनी उसकी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है ए 4 और बी दिया गया है यहाँ पर 3 और सी दिया गया है यहाँ पर 2 और डी दिया गया है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर कोई भी त्रिघात बहुपद होगा तो उसके शून्य कितने होंगे, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां पर 3 होंगे। अगर द्विघात होता तो 2 होता, चतुर्घात होता तो वहां पे 4 होता। ठीक है, इसी तरह जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है। तो बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन भाज्य भाजक शेषफल और भागफल में संबंध। तो देखो बेटा अगर इसको देखें तो ऐसे कुछ कंडीशन आती है। देखो यहां पर क्या होता है? भाजक होता है, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल, और यहां पर जो बचता है वो होता है शेषफल। तो यहां पर अगर देखें तो भाजक का भागफल से होता है मल्टीप्लाई और क्या होता है? प्लस शेषफल। तो जो रिलेशन निकल के आएगा बच्चों वो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होगा, प्लस शेषफल। तो यही बच्चों रिलेशन होता है। तो इस ऑप्शन में हमारा अगर देखा जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर 3 का सी पार्ट बच्चों सही हो जाएगा। तो ये जो है 2 का सी पार्ट सही हो जाएगा। 2 का बच्चों क्या हो जाएगा? सी पार्ट सही हो जाएगा। 2 का सी पार्ट बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो रिलेशन होगा वो होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक यहां पर हमको दी गई है एक बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया यहां पर 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या होंगी? वे संख्याएं जो खुद से या 1 से डिवाइड होती हैं उन्हें कहते हैं अभाज्य, है ना बच्चों। तो इसी तरह से हमको 140 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त करना है।
तो अगर अब देखा जाए तो इसको जनरली लिखोगे 20 गुणे 7, 7 गुना, और यहाँ पर 20 को क्या करोगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो देखा है यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो सी होगा। तो सी ऑप्शन में ये आ रहा है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 होगा। तुम ही करते हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। अगला यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पर 2 आपको लीनियर इक्वेशंस दी गई। तो आपको क्या दी गई बच्चों लीनियर इक्वेशंस। चौथा क्वेश्चन दिया गया है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरणे, रैखिक समीकरणे। यहाँ पर जो रैखिक समीकरणे हैं, एक दी गई है x + 2y, x + 2y + 5 = 0, और अगली दी गई है बच्चों -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। इनका क्या होगा बेटा सॉल्यूशन होगा, हल होगा। आपको हल निकालना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। कोई भी 2 समीकरण दी हुई और उनके हल निकालना है, तो हल निकालने का यही मतलब है कि और x और y जो अज्ञात वैल्यूज हैं इनका मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम x + 2y इस 5 को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा -5 है ना। इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो -3x - 6y + 1 = 0। यहाँ से अगर आप माइनस कामा ले लेंगे, माइनस कामा ले लें तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों 3x + 6y - 1 = 0। इस मान को उधर भेज दीजिए तो 3x + 6y - 1 = 0। अगर यहाँ से देखें, यहाँ पर देखिए तो 3x + 6y = 1, क्योंकि 1 माइनस का था धराया प्लस का हो गया। अगर यहाँ से देखो तो यहाँ से 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन ले तो x + 2y = 1/5। इस 3 को उधर भेज दो, सॉरी 1, इस 3 को उधर भेज दो तो मिलेगा क्या x + 2y = 1/3। तो ये इक्वेशन 1 है, तो ये इक्वेशन 2 हमको सिंप्लीफाई करने वाला है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर x + 2y की वैल्यू -5 भी आ रही है और यहाँ पर x + 2y की वैल्यू 1/3 भी आ रही है। और आपको पता है कि यहाँ पर x और y जो हैं इनकी यूनिक वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो तो समझ में आ रहा होगा कि x और y की कोई वैल्यू होगी रखोगे तो यहाँ पर -5 आ रहा, यहाँ पर x और y की कोई और वैल्यू रखोगे तो 1/3 आ रहा। लेकिन दोनों लीनियर इक्वेशंस का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर x और y की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यानी यहाँ पर भी जो वैल्यू सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। तो यानी कि अगर ऐसे कुछ पेयर बन जाए जिसमें जो चर वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है इसका, वो सेम मैच कर जाए, सेम मैच कर जाए, तो ऐसी समीकरणों का कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अद्वितीय, 2, अपरिमित रूप से अनेक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अपरिमित रूप से अनेक वालों के अंदर बहुत से सॉल्यूशन होंगे, या 2 होंगे या इसमें अद्वितीय होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो जनरली इनके यूनिक सॉल्यूशंस होने चाहिए। लेकिन अब ऐसे कंडीशन जो बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर डी आएगा, डी में लिखा हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जनरली होता क्या है कि भाई आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलने चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ पर यूनिक मिलने की कंडीशन नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर x वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, y वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, तो -5 आएगा। फिर यहाँ पर x वैल्यू बदलोगे, y वैल्यू बदलोगे तो रखोगे 1/3 आएगा, क्योंकि देखो वैल्यू अलग अलग आ रहे हैं और यहाँ पे दोनों का सेम मामला है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। फिर जो गलत 5वां जो ऑप्शन है वो एक समांतर श्रेणी दी गई। क्या दी गई बेटा? समांतर श्रेणी दी गई है। यहां पर 5वां ऑप्शन दिया गया है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 ... का सार्व अंतर, का सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इसको कह दीजिए टर्म 1, इसको टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड सो ऑन। तो अगर सार्वंतर जो होगा, सार्व अंतर आप जानते हैं सार्व अंतर क्या होता है, T2 -
T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, है ना। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू कितनी है, -1, और T1 की वैल्यू क्या है, -5। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, -1 + 4 + 5 तो आएगा बेटा 4। यहाँ पर भी देखिए T3 कितना है, T3 बेटा कितना है यहाँ पर 3, और T2 कितना है -1, तो 3 + 1 कितना आएगा 4। यहाँ पर देखिए T4 कितना है 7, और T3 कितना है 3, तो यह 4 आया। तो आप देख रहे हैं सभी पर जो T2 - T1 है, T3 यानी जो सार्वंतर आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, 5 का डी। तो डी पार्ट में इसका ऑप्शन 4 आ रहा है और ये 4 ही सही होगा। उम्मीद करते हैं सभी को ये हमारी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। द्विघात समीकरण का विविध कर होता, यहाँ पर विविध कर निकालना होगा। तो कोई भी द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, 6वां क्वेश्चन है बच्चों, 6 क्वेश्चन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। द्विघात समीकरण का विविध कर बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए समीकरण दी गई स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर जो विविध कर होगा बच्चों, क्या होता है इसका फॉर्मूला, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, v² - 4ac। ये बच्चों होता है विविध कर का फॉर्मूला, और विविध कर के आधार पर ही हम इसके जो मूल होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं। अगर ये बेटा विविध कर बच्चों क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। अगर विविध कर बच्चों क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो बच्चों क्या होंगे, मूल असमान होंगे। अगर ये निगेटिव हो जाए यानी <0 हो जाए, तो मूल क्या होंगे, असमान तो होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, लेकिन वो काल्पनिक होंगे। क्या होंगे बेटा, काल्पनिक। काल्पनिक में मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर, वहां पे i मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा। यानी कि या तो जब आप रूट निकाल रहे होंगे तो वहां पे x1, x2 बराबर -b + -b² - 4ac अपान जब 2a करेंगे तो इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू आएगी बच्चों जो निगेटिव फॉर्म में आएगी। और किसी भी निगेटिव का जब तुम स्क्वायर रूट लोगे तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो इमेजिनरी फॉर्म में आएगा, और इस तरह से हमारे मूल क्या हो जाएंगे बच्चों, काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया गया है 7 क्वेश्चन, 2 बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। 7 क्वेश्चन है, 2 क्या दिया गया बेटा, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। ये बेटा किसका है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों। तो यहाँ पे x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2 का होल ऑफ स्क्वायर करोगे, प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3 का होल ऑफ स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 2 गया तो -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये होगा 4 + 4, तो यहाँ से निकल जाएगा √8। √8 का क्या होगा, 2√2 इकाई। जब यहाँ पर कुछ दिया ना गया हो तो वहाँ पर हम इकाई यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बच्चों वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में 2√2 इकाई आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें बहुत भली भांति समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखो, वहीं पर विविक्त कर का यूज होकर आ गया। विविक्त कर का यूज करना है। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दी गई है 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो। मूल बराबर का मतलब क्या है, चाहे मूल बराबर कह दे और चाहे समान कह दे, तो m का मान कंडीशन क्या है, मूल बराबर है तो, मूल बराबर है तो विविक्त कर क्या होगा, विविक्त कर 0 होगा। विविक्त कर क्या होगा बच्चों, 0 होगा।
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करा देंगे। अगर कराएंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 3 और बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 12 और सी की वैल्यू किसकी होगी, एम के बराबर होगी। तो बी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू एम, सी की वैल्यू कितनी होगी एम बराबर 0। तो ये 12 बार हम 144 होगा माइनस का 12 एम बराबर 0। तो ये माइनस का 12 एम बराबर माइनस का 144 माइनस माइनस कट गया तो एम बराबर 144 बटे 12, 12 बार हम 144, एम की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो एम यहाँ पर कितना होगा 12 होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बच्चों डी दिया गया, ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें विधिवत समझ में आ रही होंगी। अगला किया गया है 9 क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 9 नंबर है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी। प्रत्येक भुजा क्या है बच्चों उसकी, प्रत्येक भुजा 2a, प्रत्येक भुजा 2a है। तो कह रहा है शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई। और देखो बेटा ये मान लेते हैं कि हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। यहाँ से हमने शीर्ष लंब डाला है, यहाँ पर ये 2a है, ये भी 2a, ये भी 2a। तो कोई बेटा समबाहु त्रिभुज होगा, अगर उसके शीर्ष से किसी भुजा पर लंब डालोगे तो वो अपने सामने वाली भुजा को 2 भागों में डिवाइड करता है, बराबर भागों में। तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लंब की तरह होगा, ये बेटा कर्ण की तरह होगा और ये बेटा आधार की तरह होगा। इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं ना बेटा। तो हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर शीर्ष लंब निकालना है, यानी इसकी लंबाई निकालना है, यानी हमको CO निकालना है। CO बेटा क्या है यहाँ पर शीर्ष लंब, CO क्या है बेटा शीर्ष लंब है यहाँ पर। तो यहाँ पर त्रिभुज ACO में, त्रिभुज ACO में क्या होगा, यहाँ पर अगर देखें तो AC स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a का होल ऑफ स्क्वायर, AO स्क्वायर कितना होगा a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर है ना बच्चों। ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये कितना होगा a स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। इसको हम x मान लेते हैं ना बच्चों। तो 4 इसको हमने x मान लिया है ना बच्चों। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आएगा 3a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब यहाँ पर बताइए जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा है ना बच्चा। तो x बराबर √3a स्क्वायर। अब आपको पता है जब a स्क्वायर से रूट हटेगा, a स्क्वायर पर रूट लगेगा तो a बचेगा और यहाँ पे √3a, √3a। तो x की वैल्यू कितनी आ गई √3a। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन कोई सही आ ही नहीं रहा बेटा। यहाँ पे कोई ऑप्शन सही आ ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर 4a स्क्वायर फिर a स्क्वायर। तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही होना चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन में तो 3a लिखा हुआ है, लेकिन ये 3a सही नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो √3a आएगा। यहाँ पर 3a लिखा हुआ है जो सही नहीं है। अब यहाँ पर हम 9 नंबर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। 9 नंबर इसलिए को छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बोर्ड हमारा पूरा आ नहीं रहा है, इसीलिए हम सीधे सीधे 10 नंबर क्वेश्चन छूट रहे हैं। हम सीधे सीधे 11 नंबर पे आ रहे हैं। जो भी हमारे क्वेश्चंस बेटा उस तरह के क्वेश्चन है जैसे कि हमारे ये वाले माध्यक वाले है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, इनको हम अलग से लगवा देंगे। ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं, बस यहाँ पर बोर्ड की वजह से इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको हम अलग से समझा देंगे इसके लिए, क्योंकि ये अलग में भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम अलग से वीडियो बना देंगे है ना बच्चों। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम 11 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो 11 क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि साइन 27/cos 63 डिग्री का मान। अब यहाँ पर देखो बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहे हो तो क्या करो कि ऊपर और नीचे के एंगल को जोड़ा करो। अगर वो 90 आ जाए तो वहां पर या तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पर 63 और 27 का जो ऐड है वो 90 आ रहा है ना बच्चों। तो या तो इसको बदलो या तो उसको बदलो, किसी एक को बदलना होता है। तो क्या करोगे तुम साइन को लिख सकते हो, साइन 27 को लिख सकते हो 90 माइनस 63 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, वो अपन cos 63।
और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जनरली जो होता है ना साइन 90 माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा। तो यहां से कन्वर्ट होके हो जाएगा cos 63 अपॉन cos 63 और cos 63 का 60 कटा तो 1 बचेगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, यहां पर ए ऑप्शन सही होगा, ए में 1 आ रहा है। अगला क्या है बेटा, अगला बेटा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है बेटा, 12 नंबर में दिया गया है इफ, यह दिया गया है cos a बराबर √3/2। तो cos a की वैल्यू √3/2 है तो sin 2a की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, sin 2a। अब आपको पता है cos a जब √3/2 है, cos a की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब यहां पर cos a बराबर cos, ये दिया गया है cos 30, यानी यहां पर cos a बराबर ये cos 30 है। तो यहां पर क्या करोगे, दोनों तरफ सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है तो एंगल की कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, आ गई कि नहीं आ गई। अब आपको sin 2 निकालना है तो sin × 30 डिग्री तो मिलेगा बेटा sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री कितनी होती है, √3/2 होती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा बेटा, डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला बेटा क्वेश्चन है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a का मान होगा। बेटा 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 + tan² a, 1 + tan² a सॉरी अपॉन 1 + cot² a का मान। अब यहां पर कैसे करोगे, देखो बेटा यहां पर अगर देखा जाए 1 + tan² a की वैल्यू कितनी होती है, 1 + tan² a का मतलब क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि sec² a माइनस tan² a बराबर 1 होता है कि नहीं होता। और इसी तरह से बेटा cosec² a माइनस cot² a की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बेटा यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां से अगर देखोगे तो sec² a की वैल्यू कितनी होगी, 1 + tan² a होगी, और जो cosec² a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 + cot² a होगी, है ना बच्चों। तो यहां से देखिए ये होगा बेटा ऊपर वाला sec² a और नीचे वाला होगा cosec² a, है ना बेटा। तो अगर देखोगे तो sec का मतलब क्या होता है, 1/cos, और cosec का मतलब होता है 1/sin। तो ये हो गया 1/cos², ये हो गया 1/sin², ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, तो मिल गया sin² a cos² यानी sin a cos a का होल ऑफ स्क्वायर। आपको पता है sin a cos a क्या होता है, tan a होता है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan² a, क्योंकि यहाँ पे tan a होगा, स्क्वायर लगा हुआ tan² a हो, तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन यहां पर दिया गया sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा यदि a यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कौन सा दिया गया है, a की वैल्यू 0 डिग्री, b की वैल्यू 30 डिग्री, यहां पर a की वैल्यू मतलब ऑप्शन में दी गई है, और c दिया गया है 45 डिग्री, और आपको डी ऑप्शन भी दिया गया, कितना दिया गया बच्चों, 60 डिग्री। बताइए ए की वैल्यू किस एंगल के लिए सही होगा, तो इस सीधे सीधे किसके लिए सही होगा, 0 डिग्री के लिए। तो sin 0 बराबर 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। और कोई वैल्यू रखने पर ऐसा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप 30 रखते हो तो sin 60 वैल्यू √3/2, और यहाँ पर 30 की वैल्यू 1/2, 1 बचेगा, नहीं बराबर होगा, 45 में भी नहीं होगा, और यहाँ पर 60 पर भी नहीं होगा। तो ये 0 डिग्री पे ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर बेटा क्या कहा गया है कि 50 नंबर है हमारा। 50 नंबर एक बेटा व्रत है जिसकी बेटा त्रिज्या दी गई, त्रिज्या कितनी दी गई, 22 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का
क्षेत्रफल चतुर्थांश का मतलब क्या होता है 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। बस ये लगा देना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 इंटू 22/7 इंटू 22 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना बच्चों। तो यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से आ तो नहीं रहा है, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये पाई हो जाएगा, पंद्रह नंबर, तो यहां से ये हो जाएगा 28, 7 चौक 28, है ना बेटा। तो 7 चौक 28 और यहाँ पर 22 गुणे 22 गुणे 22, है ना बेटा। तो काटिए इसको, 2 से 11 काटोगे, इसको हो गया 14, फिर 7 से काटोगे, है ना बेटा, फिर 2 से 14, फिर 11, फिर 11 करें हम 121 और 121 गुणे 11